लोग बहुत ज़्यादा परमानेंट मेकअप की तरफ जा रहे हैं। पहले तो बोटॉक्स फिलर्स की ज़माना था, सारे इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। पहले समझ नहीं आ रही थी, आधे लोग इसके हक़ में थे, आधे लोग कहते थे कि नहीं ये बकवास चीज़ है। और उसके अलावा फिर ये चीज़ें शुरू हो गई, हाइफो, PRP, माइक्रोनीडिंग, फिर पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर, लिफ्टिंग, टाइटनिंग, थ्रेड लिफ्ट, ये सारी चीज़ें, फोटो फेशियल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग रिसर्च करते रहे, अपने काम दिखाते रहे। तो जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो स्किन से रिलेटेड बहुत चीज़ों को जानते गए और बहुत चीज़ों को ठीक करते गए, चाहे वो मशीनरीज़ के ज़रिए, चाहे इंजेक्शंस के ज़रिए, या फिर अपनी दवाइयाँ और मेडिसिन के ज़रिए। अब ये परमानेंट मेकअप है, इसका बड़ा धूम चल रहा है। लोग क्या करते हैं, लिप्स के ऊपर जो है ना फिलर कराते हैं, और फिलर कराने के बाद उसके ऊपर कराते हैं परमानेंट लिप शेड्स, लाइक पिंक की टोन में, ब्राउन्स की टोन में, या फिर हल्का सा रेडिश टोन में, या फिर जैसे टिंट आप लगाते हैं वैसा एक शेड आता है वैसे। तो ये भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में। दूसरा माइक्रोब्लेडिंग होती है, जिसमें आईब्रोज बन जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंट होते हैं जिनकी आईब्रोज नहीं होती, उनके लिए तो बड़ी काम की चीज़ है। जिनके बहुत कम या अनशेप्ड बाल हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, मगर ये क्या ज़रूरी है, इसके क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पर ताहिरा से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि मुस्तकिल मेकअप क्या चीज़ है? मुस्तकिल मेकअप बेसिकली एक तरह से कह लें कि मेकअप की टाइप है, जिसको अब मेडिकली आप जो है वो ले सकते हैं। वैसे तो जो हम मेकअप करते हैं वो 12 to 24 आवर्स मैक्सिमम लास्टिंग टाइम पीरियड है। तो जदीद टेक्नोलॉजी में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, जैसे हर चीज़ में जो है वो टेक्निक्स आती गई उस चीज़ को जो है लॉन्गर लास्टिंग किसी भी चीज़ को वो करने के लिए। तो इसमें भी जो ये एक टेक्निक जो है वो की गई, उसमें परमानेंट मेकअप से रिलेटेड है। सारे वो लोग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हैं, या ऐसी हमारी कीमोज़ होती हैं, ऐसी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपके बाल हैं, आपके आईब्रोज़ हैं, लैशेज़ हैं, या आपकी स्किन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। तो उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, वो फिर हम परमानेंट मेकअप की तरफ जाते हैं। फिर उसी चीज़ों को देखते हुए फिर ये कुछ चीज़ें जो है वो लाई गई कि आप ये वाले प्रोसीजर्स लें, ये ट्रीटमेंट्स लें, तो इससे आपकी जो है आप मेकअप में जो है वो कुछ टाइम आपका जो है ये लास्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जो लिप के शेड को चेंज किया जाता है, लिप के कलर को पिंक या टिंट वाला शेड दिया जाता है, तो ये होता माइक्रोनीडिंग से या नहीं? जो आईब्रो के लिए माइक्रोनीडिंग इस्तेमाल होती है, इज दैट द सेम प्रोसेस? अच्छा, परमानेंट मेकअप में जो है ना, जो अभी तक बहुत ज़्यादा इन है, उसमें 3 से 4 प्रोसीजर्स ऐसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोब्लेडिंग है, जिसको हम आईब्रोज कहते हैं, सेमी परमानेंट आईब्रोज, ठीक है। माइक्रोब्लेडिंग ये परमानेंट नहीं होता? नो, सेमी परमानेंट। परमानेंट लोगों का कंसेप्ट है कि एक दफ़ा करवा लिया तो ये सालों साल चलेंगे, ऐसा नहीं है। सिटिंग्स है, यस, इसके सेशंस होते हैं, कुछ टाइम के बाद ये फेड हो जाता है। तो उसका मैंने देखा निकलवा भी रहे होते हैं, बड़े अजाब में आ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि फेड हो जाते हैं इसलिए निकलवा रहे होते हैं? नहीं, शेप आपको पसंद नहीं आती। अब जैसे आपको पता है कि मेकअप में भी, इवन ड्रेसेस में भी ट्रेंडिंग आपकी चेंज होती रहती है। आईब्रो कभी आपकी जो है वो आर्ट शेप में होती है, कभी आपकी पॉइंटेड में होती है, कभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट में चाहिए होती है। तो फिर इसकी वजह से वो लेज़र से फिर उसको रिमूव करवाते हैं, दोबारा रीशेप करवा लेते हैं। ठीक है, तो लेज़र से कितनी सिटिंग में ये रिमूव हो जाता है? अगर आईब्रो डिपेंड करता है आप कौन सा लेज़र यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लेज़र यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन से लेज़र से हो जाता है? नॉर्मली हो जाता है, सॉरी, पीको लेज़र से होता है। पीको लेज़र जो है वैसे तो पिगमेंटेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक पिगमेंट है, तो इसको आप किसी भी उसमें जो है वो लेज़र से, जैसे उसमें वो करते हैं फ्रॉस्टिंग वगैरह करके, या इवन कुछ की बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो वो पीलिंग सोल्यूशन से भी वो चली जाती है। जो टैटू वगैरह होती है आईब्रो में, इसका भी लेज़र, कौन सा लेज़र होता है जब टैटू रिमूव कराना होता है? इसका अब तो हर लेज़र में जो है कोई इसका स्पेसिफिक ऐसा सच लेज़र नहीं है। हर लेज़र में जो है इसके जो है इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, इसके लेंसेज होते हैं प्रॉपर, उसके साथ सेटिंग करके तो आप इसकी जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये टैटू आईब्रो में और माइक्रो नीडलिंग आईब्रो में क्या फ़र्क होता है? जो टैटू है वो बेसिकली एक तरह से काइंड ऑफ परमानेंट में चला जाता है, क्योंकि वो डीपर लेयर में आपके जाता है। और जो माइक्रोब्लेडिंग है वो चूँकि सुपरफिशियली होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर सम टाइम वो फेड हो जाता है, उसका कलर जो है वो लाइट हो जाता है। पेनफुल प्रोसीजर कौन सा है, माइक्रोब्लीडिंग या फिर टैटू?
टैटू। और लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं माइक्रो ब्लेडिंग या सेमी परमानेंट मेकअप, क्योंकि वो उकता जाते हैं। वो परमानेंट एक चीज़ को शायद उसके लिए लॉन्गर टाइम नहीं साथ लेके चल सकते। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो टैटू करवाते थे, लेकिन अब उनको चाहिए कि अब हमारे टैटू आप रिमूव करें। कुछ लोग तो दीन की वजह से भी करा लेते हैं कि नमाज कबूल नहीं होती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ये वाली चीज करवा लेते हैं, तो गलती से फिर रिमूव कराने के लिए आते हैं ना। अच्छा, ये जो लैश के ऊपर हम लोग लाइनर लगाते हैं, लाइनर भी परमानेंट आ गया है, तो ये परमानेंट लाइनर के लिए तो बहुत बारीक सी जगह होती है जो हमारे बिल्कुल लैश के साथ, आंट इट्स डेंजरस और इट्स सेफ? डेंजरस है, बड़ा डेलिकेट एक ही प्रोसीजर है। आप इसको पूरी प्रिकॉशंस के साथ और सेफ्टी मेजरमेंट्स को अडॉप्ट करते हुए आप ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। आप किसी भी अनट्रेंड जो है वो उससे आप नहीं करवा सकते, टेक्नीशियन या स्टाफ से नहीं करवा सकते। रीज़न ये है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर मैं आपको बताऊं सेमी परमानेंट के, तो वो इतने एडवर्स हो जाते हैं कि फिर वो जो पेशेंट बेचारा अपनी खूबसूरती को जो है वो इन्हेंस करने के लिए हमारे पास आया हुआ होता है, वो फिर इस सारे प्रॉब्लम से गुजर के वो उसको ठीक करने के उसमें चला जाता है। तो आईलाइनर आप देखें कि हमारी आँख बहुत एक नाजुक पार्ट है, इसमें इवन कोई कंकर भी चला जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये एक टोटली नीडलिंग प्रोसीजर्स है। इसकी नीडल इतनी शार्प होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फीलिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपर इसकी फीलिंग होती है। आपने इसको जो है आईलेट को आपने इसको उठा के उसकी, क्योंकि ये वाली जो हमारी स्किन होती है ये ऑलरेडी बहुत थिन होती है। कि यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो हमें एक बिफोर दिखाते हैं और एक आफ्टर दिखा देते हैं, लेकिन जो उसके बीच में सारा प्रोसीजर होता है ना वो कोई नहीं दिखाता। वो नहीं दिखाता। वो देखना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। परमानेंट बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, लेकिन बेबी ग्लो टिंट्स ऐसे अवेलेबल हैं। जैसे आप लिप्स के ऊपर टिंटिंग करवाते हैं, आप ब्लश ऑन के लिए टिंटिंग करवाते हैं, इसी की तरह आप पूरे फेस के ऊपर भी टिंटिंग करवा सकते हैं। उसके 4 to 6 सेशंस आप लें, आपकी स्किन जैसे आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स आप बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ये सेम लुक वैसा ही आपको देगा, फ्रेशनेस रहेगी। आप इवन बेस लगाए बगैर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं। और आप टिंटिंग आपकी हुई है, माइक्रो ब्लेडिंग हुई है, लैशेस लगी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा किसी मेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो है कि जब भी आप बीबी ग्लो प्रोसीजर्स लेने जाएं तो आप अपने डॉक्टर को जो है वो, जब आप स्किन अपनी दिखा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आप बस ज़रूर बताएं कि आपकी रूटीन केयर क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बताना है कि आपका सन एक्सपोजर कितना है। ये इस वजह से है क्योंकि जब आप प्रोसीजर्स, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लेते हैं तो आपने उसकी आफ्टर केयर करनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दफ़ा आएँ, आप प्रोसीजर्स लें और वो फिर सालों साल आपके फेस के ऊपर ऐसे ही चीज़ रह जाए, वो नहीं हो सकती है। बीबी ग्लो के जो है वो जब आप करवाते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। हर किसी के लिए जो है वो बीबी ग्लो सूटेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन जो है वो एक्सेसिव ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है, तो उनको भी हम अवॉइडेंस पे ही जाते हैं, उनको हम एक्सफोलिएटिंग प्रोसीजर्स की तरफ ज़्यादा रिकमेंडेशन हमारी होती है। हम वो ऐसी कोई चीज़ नहीं देते जो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके वो आपकी एक्नी को ट्रिगर कर दे। तो ये जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, ये क्या चीज़ होती है, क्या केमिकल डाले होते हैं इसके अंदर, जो लोगों को मतलब थोड़ा सा गाइड भी करें? बेसिकली ये तो जैसे बने हुए टिंट्स होते हैं, डिफरेंट टिंट्स होते हैं, उसमें जो है उन्होंने केमिकल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, क्योंकि जितनी आप अगर मेडिकेटेड जो FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो लेते हैं ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। जो लोकलाइज्ड अगर आप ले लें तो ऑफ कोर्स उन्होंने उसमें स्टेरॉइड्स भी ऐड किए होते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें उन्होंने ऐड करके वो बनाए होते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, मतलब कोई इसी टाइप का टेंट, जैसे लिप का टेंट होता है, स्किन का टेंट होता है, स्किन के भी टेंट्स होते हैं, वो आपकी स्किन के साथ पहले जो है वो मैच किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन है तो उसके ऊपर कोई डल कम्प्लेक्शन वाला जाएगा, वो आपकी चेहरे को ग्रे कास्ट हो जाएगी। हाँ। वो आपके जैसे आप बेस अपनी चूज़ करते हैं, सेम लाइक ऐसे टिंट को भी हम आपकी स्किन के साथ पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर उसको आपके फेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। वो फेस के ऊपर सिर्फ अप्लाई किया जाता है थ्रू माइक्रो नीडलिंग, हम उसको जो है टिंट को एब्जॉर्ब करवाते हैं स्किन के अंदर। स्किन के अंदर पहले आपकी स्किन को प्रॉपर जो है वो फेशियल के ज़रिए एक्सफोलिएट करके डेड लेयर को रिमूव करके उसके बाद फिर माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए जो है वो टिंट को बहुत स्लाइटली उससे जो है वो
आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिर उसके सेशंस होते हैं। चीज़ें थोड़ा बता दें कि कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, किस कंपनीज के? कोरियन ब्रांड्स बहुत कोरियन अच्छे ब्रांड्स सही है। yes, और ये कितने तक में बीबी ग्लो हो जाता है फर्स्ट एक सिटिंग? उसमें भी डिपेंड करते हैं, उसमें भी फिज़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो हम लोग बीबी ग्लो करते हैं तो मैं उसमें 3 से 4 चीज़ें और ऐड करती हूँ ताकि पेशेंट का जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्गर टाइम रहे, या अगर अंडर द लाइन उनकी कोई और प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। कितने पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए अंदाजन? हमारे नॉर्मली जो चार्जेस हैं वो 7 to 10,000 में वन सेशन हो महंगा जाता नहीं है, ठीक है। नहीं, उसके साथ हाँ, उसके साथ हम पेशेंट को फेशियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, फिर वाइटनिंग पील्स देते हैं, पीलिंग अप्लाई करके आफ्टर दैट फिर हम बीबी ग्लो अप्लाई करते हैं। अच्छा, पीलिंग से क्या होता है कि आपकी डलनेस रिमूव हो जाती है, उसके बाद आप बीबी ग्लो अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, जो लैशेस लगाते हैं, ये लैशेस कितने देर तक रुकते हैं, इनका क्या ख्याल है, किस तरीके से इसकी केयर करनी चाहिए, और क्या ये लगाना ठीक है कि अपनी लैशेस को भी निकाल देता है, ये ख़त्म कर देता है? नहीं, या आंख में कोई नुकसान तो नहीं होता? आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़, आई बॉल के ऊपर कोई ऐसा कुछ रिएक्शन तो नहीं हो सकता? बिल्कुल जैसे आईलेट के पास यहाँ पे जो लैश लाइन की जगह ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये टोटली जो है सेफेस्ट प्रोसीजर होता है, 1 घंटे में ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसको चिपकाया जाता है कि ग्लू के साथ? इसका जो प्रोसीजर होता है वो एक लैश को लेके उसको ग्लू के साथ आपके एक लैश के साथ भी अटैच करते हैं, उसमें कुछ बंचेस फॉर्म में आते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वैरायटी आ गई है, 3D 5D लैशेस होती हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी आफ्टर केयर वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जब फेस वॉश करना है तो बड़े प्यार से आपने बड़े ख्याल से इसका फेस वॉश करना है। निकल जाती है बिल्कुल ऐसे फेस वॉश करना है जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का फेस वॉश करवाया जाता है।